को आप पहले ठीक से देखना, ठीक है। कोई यहाँ पे रेस नहीं लग रही है कि पहले कौन आंसर करे। आंसर सही होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, भले ही आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा हो, फिर भी नीचे तक चारों ऑप्शन देखना, उसके बाद आंसर करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। In a transistor, the signal is transferred from। ट्रांजिस्टर का एक्चुअल नेम क्या है? ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांसफर द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर पर ट्रांजिस्टर हमें सर्व करता है एज ए गेन डिवाइस, है ना। तो अगर हमें हायर वोल्टेज चाहिए तो हमें लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी। ठीक, सब लोगों ने सही आंसर दिया। ऐसे ही सोच समझ के आंसर करना। देखो एक बात आप समझ लो, एग्जाम जो है आपका वो 3 आवर्स का होता है ना। तो 3 घंटे का एग्जाम है, 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, 100 दिए रहेंगे, करने आपको कितने हैं? 75। ठीक है, तो 75 को आप 3 से डिवाइड कर लो, कितना मिल गया? करीब 25, है ना। तो 25 क्वेश्चन पर आवर करने हैं। एक क्वेश्चन पे आप आराम से 2 मिनट दे सकते हो, ठीक है ना। बहुत आराम से होगा क्वेश्चन, बहुत टाइम है आपके पास क्वेश्चन करने की। इसलिए आप भी हड़बड़ी नहीं मचानी है कि 75 क्वेश्चन इतने सारे कैसे होंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। अगर पहले 1 घंटे के बाद आपके 30 क्वेश्चन करीब हो गए हैं तो आप एकदम सही पेज से जा रहे हैं। ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आगे देखने का। ठीक है, पर आवर हमारे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, 30 आसपास अगर आपके हुए हैं तो सही है, ना तो बहुत जल्दबाजी आप कर रहे हो और ना बहुत स्लो जा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका लोड लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन। ये लोड लाइन हमने बनाई थी VCE, और ये था IC। इसका वैल्यू क्या था सैचुरेशन करंट का? VCC/R, नीचे रेजिस्टेंस चाहे जितना भी हो। ठीक है, VCC। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इस R को मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, तो Q वैल्यू जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो Q वैल्यू नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? अगर R को बढ़ाएंगे तो ये IC का वैल्यू घटेगा। लोड लाइन हमारी इस तरह से लगेगी, लोड लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक, तो Q वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। ठीक है, Q वैल्यू नीचे ड्रॉप करेगी, Q विल गो डाउन। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी। सब लोगों ने सही आंसर दिया, ऐसे ही अच्छे से आंसर करना है। चलो, ये तो बहुत इजी है। सी, ये तो बेसिक्स पे बेस्ड है ना। एमीटर से सारे के सारे मेजोरिटी कैरियर्स कलेक्टर में जाते हैं।
है ना, बेस पे रिकॉम्बिनेशन एकदम मिनिमम होता है। ठीक, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट। ठीक है, बी। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। माइनॉरिटी करंट है, इंक्रीज करेगा। वंशिका का कुछ अलग ही आंसर आ रहा है, बीसीसी। कैसे आ रहा है वंशिका ये? आंसर होगा इसका बी। प्रियांशु मजाक नहीं, क्वेश्चन करो चलो। प्रियांशु का आया है सी। अभिनव कह रहे हैं 500। अच्छा, चलो निकाल के देख लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, एक आध बीच में न्यूमेरिकल भी है इसी तरह का। क्या बोल रहा है? इन अ ट्रांजिस्टर आई सी इक्वल्स टू 100 मिली एम्पियर, आई इक्वल टू 100.2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो बीटा होता क्या है? आई सी ओवर आई बी। ठीक है, दे क्या रखा है हमें? आई इक्वल टू 100.2 एंड आई सी इक्वल टू 100। तो आई इक्वल टू क्या होता है? आई सी प्लस आई बी। 100.2 इक्वल टू 100 प्लस आई बी। तो आई बी यहाँ से क्या आ गया? 0.2 मिली एम्पियर। अब बताओ बीटा कितना होगा? 100, आई सी का वैल्यू 100 है ना, 2। ठीक है, जो आ गया। तो अभिनव का आंसर सही था, इसका आंसर होगा 500। ये 50 को 500 का। ठीक है, चलो। वन कैसे आ रहा था आप लोगों का? तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी। तुक्का तब मारना है जब सारे क्वेश्चन हो चुके हों और आंसर निकालने का कोई तरीका ना मिल रहा हो। ठीक है, यहाँ पे तुक्के मत मारो, एग्जाम में मारना। If the value of alpha is 0.9, find the value of beta and gamma। चलो बताओ इसका। सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। 0.9 ओवर 1 - 0.9। 0.9 ओवर 0.1। कितना आ गया? 9। ठीक है, और गामा कितना होता है? गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो ये हो गया 10। आंसर इज ए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, निखिल को छोड़ के। बेटा ये जीरोस का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, 90, 9। ठीक, यहाँ पे जीरोस गड़बड़ हो जाएंगे।
चलो नेक्स्ट। एक सेकंड, जरा हैंग कर गया लैपटॉप, एक सेकंड। हाँ चलो आ गया वापस। ये बताओ। अच्छा, इसका आंसर है बेटा ए, करंट कंट्रोल डिवाइस है ट्रांजिस्टर। वोल्टेज जो आप बोल रहे हो अभिनव, वोल्टेज का पर्पस भी क्या है? आईबी को कंट्रोल करना। अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है, ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करती है आईबी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर है कंट्रोल। जो आप बोल रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड एफईटीज, एफईटी, जेफैट, मॉसफैट, ये नाम कैसे लग रहा है थोड़े और? ये नाम सुने हैं आप लोगों ने? फैट, जेफैट, मॉसफैट? नहीं सुने? सुने हैं तो आगे सुनने को मिले, मे बी फोर्थ सेमेस्टर में। ये सारे होते हैं आपके वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, बीजेटी है, बीजेटी मतलब जो ट्रांजिस्टर हमने अभी तक पढ़ा है, ये है आपका करंट कंट्रोल। ठीक, आप लोगों को पूरी नहीं दिख रही होगी ना, तो आप लोग जो सेंटर वाला एरिया है उस पर जूम कर लो। ठीक है, ये साइड वाले दिखे वालों की देखने की आपको तो जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको जूम कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? प्रियांशु का आंसर सही है, डीसी करंट को स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, जो हमारी बायसिंग है उसका काम क्या है? जो आपके डीसी करंट्स हैं उनको स्टेबल रखना। ठीक, एसी करंट तो आके उसी डीसी करंट के ऊपर राइड करे। तो अगर आपका डीसी स्टेबल है, एसी अपने आप स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट। इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ, कॉमन एमीटर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, याद है या भूल गए? सी, स्टेबिलिटी फैक्टर का आइडियल और मिनिमम दोनों क्या है? 1। किसके लिए 1 होता है ये? वोल्टेज डिवाइडर बायस। उसके लिए भी स्पेशल केस है, जो रेजिस्टेंस का आपको रिलेशन बताया था। आर टी एच अपॉन आर ई, है ना, इसका एक स्पेशल केस था। उसी के लिए क्या थी? वोल्टेज डिवाइडर बायस की वैल्यू 1। चलो नेक्स्ट। रिकॉर्डिंग ऑन है।
ये क्वेश्चन पूछ रहा है ICEO एंड ICBO, इनमें से कौन बड़ा है? लीकेज करंट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होती है? ICEO। ठीक, और ये क्या है? ICBO। तो आंसर हो गया इसका मोर देन, क्योंकि रिलेशन क्या बनता है? ICEO इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 ICBO। ठीक, चलो। बेटा अभी अभी मैंने समझाया था कि आपको पहले चारों ऑप्शन पढ़ने, जल्दबाजी नहीं करनी है, वही आप लोग कर रहे हो। भले ही पहला ऑप्शन सही है, लेकिन तुरंत तुरंत से आपके आंसर आने लगते हैं, ये सही नहीं। ठीक है, पहले चारों पढ़ लिया करो। चलो, ये तो पता है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इनपुट आपका फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस। चलो, पहले पढ़ो जरूर उसको सही से, उसके बाद आंसर करो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन पे वापस आइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ देते हैं। ये कॉमन बेस है बेटा, ईबी जंक्शन और सीबी जंक्शन की बात हो, तो बेस यहाँ पे कॉमन है ना? दोनों में बी आ रहा है, दोनों में बी आने का मतलब है ये कॉमन बेस है। ठीक, तो कैसा दिखेगा ये बेस हो गया, ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, तब भी आंसर सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तब भी सही है, मुझे ये ई भी दिख रहा था। ठीक है, ठीक, चलो इस पे आ जाओ। इन saturation region EB and CB junction is both forward bias। saturation में दोनों आपके फॉरवर्ड बायस। कट ऑफ रीजन में बोथ रिवर्स बायस। सी हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन बताइए, कट ऑफ रीजन कहाँ पे लाई करता है? इस ग्राफ को याद करिए, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये है आई बी इक्वल टू 0, इस एक्सिस पे है आई सी, इधर है VCE, और कट ऑफ रीजन है, ये रीजन आपका कट ऑफ रीजन। हाँ, अब डी शुरू हो गया। बेटा ये एक्सिस का नाम क्या है? ये जो VCE वाली एक्सिस है, ये एक्सिस क्या होगी? y इक्वल टू 0, y की जगह पे क्या है? IC, IC इक्वल टू 0। ये तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया ना। आंसर का क्या हो गया? ए। माही बताने के बाद भी गलत आंसर दे रहे। ठीक है, ए आंसर हो गया।
साइज, साइज का रिलेशन बताना। कलेक्टर, एमीटर और बेस। सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होता है, उससे छोटा एमीटर का होगा, सबसे छोटा साइज बेस। ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। सेम चीज बतानी है आपको डोपिंग के लिए। डोपिंग किसमें ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है? एमीटर में, एमीटर से कम कलेक्टर में, बेस में। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, ये बताओ। अच्छा, ठीक से पढ़ना है। सही ऑप्शन है इसका डी। सारे सही हैं, है ना? कोई ऑप्शन गलत लग रहा है इसमें से आपको? तीनों ही सही है ना? क्लियर? होता क्या है टेम्परेचर बढ़ने, सॉरी टेम्परेचर की बात नहीं, इम्प्रॉपर बाय, इम्प्रॉपर बायसिंग का क्वेश्चन। मुझे लगा टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर पढ़ा ही नहीं। मुझे लगा टेम्परेचर वाला बना है। मैंने ये क्वेश्चन लिखने में गलती की है। मैं ये क्वेश्चन बना रहा था टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो मुझे वही ध्यान था, इसलिए मैंने डी बोला। अगर ये टेम्परेचर की बात होती तो इसका आंसर डी होता, है ना? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? डी। मैं क्वेश्चन बना रहा था ये वाला, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू। ठीक है, उसके लिए तीनों ऑप्शन सही होंगे। लेकिन इस वाले के लिए जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसके लिए है बी। ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं डाला होगा, वो गड़बड़ हो गया है। आगे आएगा शायद। चल, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज, बताओ। अच्छा, सी। मुझे तो लगा इसमें शायद कोई सही नहीं। मैंने जल्दबाजी में बना, ऑप्शन सही नहीं है। देख लेते हैं एक बार। बीटा प्लस वन इक्वल टू होता है वन अपॉन वन माइनस एल्फा। ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है अल्फा के टर्म्स में। तो वन माइनस अल्फा हो गया वन अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक।
सही है, कल सब सही कह रही है, अल्फा ये हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। तो ये है ये वाला रिलेशन, बीटा 1 - अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, ये वाला रिलेशन है, ये हो जाएगा। चलो ये वाला बताओ। अच्छा ये अल्फा का जो मैं अभी निकाल रहा था, बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/1 - अल्फा। तो यहाँ से 1 - अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। सो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1। सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस। ठीक है, ये सब एकदम याद रखना, वहां पे निकालने मत बैठ जाना, एकदम याद रखना है इनको। चलो, गामा और बीटा का रिलेशन, ये भी थोड़ी देर पहले हमने यूज भी किया था। ए गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1। गामा होता क्या है, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, आई ई की जगह क्या हो जाएगा, आई सी प्लस आई बी। तो ये क्या बन गया यहाँ से, बीटा प्लस 1। ठीक है, चलो गामा और अल्फा में रिलेशन क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/1 - अल्फा। इक्वल टू क्या हो गया, गामा। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, चलो ये देखो, इसका मैंने आपको कुछ याद करने का तरीका ही बताया था। अल्फा बीटा गामा में तीनों जो रिलेशन, ये मैंने बताया था आपको, अल्फा बीटा गामा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, याद आया। अल्फा बीटा गामा, इस तरह से। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी। करंट गेन कौन से का ज्यादा होता है, सी। कॉमन कलेक्टर का क्या होता है, गामा। कॉमन एमिटर का बीटा, और इसका अल्फा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज गेन के हिसाब से कौन सा सही होगा, बताओ जरा। उल्टा हो जाएगा, जस्ट जो करंट गेन था उसका उल्टा हो जाएगा ये। ठीक, वो जो टेबल मैंने आपको दी थी, वो टेबल एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए आपको। उस टेबल से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो, और आएगा क्वेश्चन इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, इसका हो गया ए। अच्छा, तो पावर गेन बता दो। बी, वेरी गुड। इसका टेबल बना के अच्छे से याद रखना है सबको।
रेसिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा। जो रिलेशन वोल्टेज के लिए है, वोल्टेज गेन के लिए, वही रिलेशन रहेगा आउटपुट रेजिस्टेंस के। ठीक है, वोल्टेज गेन और आउटपुट रेजिस्टेंस सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस और करंट, जैसा करंट है वैसा ही इनपुट रेजिस्टेंस है। सी, ठीक है ना, ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखें। चलो ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है। आईसी किस वजह से वेरी कर रहा है? आईसी के वेरी करने की वजह क्या है? आईसी बीओ चेंज हो रहा है, बीटा चेंज हो रहा है और आई भी चेंज हो रहा है। तीनों चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। टेम्परेचर बढ़ने पे सारे के सारे चेंज होते हैं, बीटा भी और आईबी भी और आईसीबीओ भी। ठीक, चलो इसका आंसर है बेटा सी। बाकी दोनों केवल आपको बहकाने के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलो नेक्स्ट। सी, बोथ। ठीक है ना, सिग्नल का डिस्टॉर्शन भी होगा, क्लिपिंग भी होगी और थर्मल में भी होगा। चलो 33, सॉरी 32। स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। बी, आईसी ओवर आईसीबीओ। ठीक है, चलो। और यहाँ पे बीटा कांस्टेंट रखते हैं, बीटा और आई भी कांस्टेंट रहता है, उस केस में इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है, जब आपके बीटा और आई भी कांस्टेंट हो उस टाइम आपको आईसी में वेरिएशन देखना है विद रेस्पेक्ट टू आईसीबीयू। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ऐड कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू दिस एंड दिस व्हेन आई बी एंड बीटा आर कांस्टेंट। ठीक है ना,
ये बताओ। सी। ठीक, एकदम इजी है। नेक्स्ट आ जाओ। स्टेबिलिटी फैक्टर जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ये होगा इसका, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे है डी आई बी ओवर डी आई। ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए, तो एग्जैक्टली ध्यान रखना। क्योंकि जब एमसीक्यू बनाए जाएंगे तो वो चेंज किस किस में करेंगे, एक तो साइन में चेंज करेंगे, और ये आई बी आई सी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में गलत नहीं होना। स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी लो और हाई। लो होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। डी हो गया। किसके लिए होता है? वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है। अभी क्वेश्चन किया ये वाला, वोल्टेज डिवाइडर बायस, मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट आ जाओ। द वोल्टेज डिवाइडर बायस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज, सारे ऑप्शन सही से पढ़ो। सारे सही है ना? तो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि यही प्रॉपर्टीज देगा। यहाँ पे पावर की जगह पे आउटपुट रेजिस्टेंस दे देगा, इनपुट रेजिस्टेंस दे देगा, है ना, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। तो सारे सारे प्रॉपर्टीज आपको एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक। सी में क्या खराबी है? सी अच्छा नहीं लग रहा है? बोथ बी एंड सी। ठीक है। बात किस चीज की हो रही है? ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है आर ई, ठीक है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है जो कि हमें एसी आउटपुट मिलेगा। एसी आउटपुट किस टाइम हमारा करंट इसमें से होके बाईपास होके चला जाए, कैपेसिटर में से, रेसिस्टेंस में से ना जाए। ठीक है, एसी करंट की बात हो, जिससे कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप ना होने की वजह से वोल्टेज गेन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है रीजन और ये है रिजल्ट, दोनों ही सही है। ठीक, समझ आ गई बात?
इसलिए बेटा मैं हर क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, एमसीक्यू का सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त, आपको क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है। और वैसे भी ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट में आपने एक बार सर्कल ब्लैक कर दी, फिर चांस नहीं मिलेगा उसको मिटा के दोबारा सही करने। इसलिए सर्कल ब्लैक करने से पहले 2 बार सोच लो कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे साथ जॉब रिलेटेड एग्जाम्स में 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने सर्कल को ब्लैक किया और तुरंत ही मेरी दूसरी नजर पड़ी क्वेश्चन पे, और मेरे दिमाग में तुरंत आया, यार यार ये तो गलत कर दिया है। अब वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। इस वजह से कई बार आपकी जॉब तक दांव पे लग जाती है। ठीक है। मैं लकी रहा था कि मेरे मेरे ज्यादा क्वेश्चन सही थे, तो वो जो नेगेटिव मेरा हो गया वो मैटर नहीं किया, वरना तो ये एक एक गलती भारी पड़ती है एमसीक्यू में। ठीक है। इसलिए आप 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद सर्कल ब्लैक करिए। तो आंसर है सी। कल ही तो पढ़ा था ये हम लोगों ने। और जो क्लास में नहीं आए थे वो गलत आंसर करेंगे, जो क्लास में थे वो सही आंसर करेंगे। जो टोटल गेन होता है ए वी, दैट इज लोअर देन प्रोडक्ट ऑफ द टू फेजेस, टू स्टेजेस सॉरी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा वोल्टेज गेन था ए वी इक्वल टू बीटा आर ए सी ओवर आर इनपुट, आर ए सी का वैल्यू लोअर हो जाता है फर्स्ट स्टेज के लिए, इसका वैल्यू गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि सेकंड स्टेज जो लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ पैरेलल में आ जाता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा तो ऑब्वियसली टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। कल ही बताई थी ये बात। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। चलो, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है इसकी? आरसी कपल्ड ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, एम्पलीफायर। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब ऑडिबल का मतलब यही नहीं है कि मैंने ऑडिबल लिख दिया तो आप वहां पे 20 ढूंढते फिरो, 20 हर्ट्ज चाहिए मुझे तो 20 से 20 के ही चाहिए। ऑर्डर ये होना चाहिए ऑप्शंस का, भले ही वो दे दे आपको 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, वहां पे 20 हर्ट्ज ना दिया हो तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। अरे यार तुम क्लास पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत करो जरा। पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो, डिसएडवांटेज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ऑप्शन डी, पुअर इम्पिडेंस मैचिंग, गेन लेस हो जाता है प्रोडक्ट से। ठीक है। और एज के साथ इसमें नॉइज का इशू आता है। ठीक। क्योंकि कैपेसिटर्स में टाइम के साथ प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है। कैपेसिटर जो है वो मॉइस्चर से
अफेक्ट होते हैं, इसीलिए टाइम के साथ नॉइज का इशू आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कसक को जल्दबाजी हो रही थोड़ी सी। ये बेटा जो आप लोग कर रहे हो, पहले ए टाइप किया, फिर सी टाइप किया, ये वहां करने को नहीं मिले। ठीक है, इसीलिए ऑप्शंस को पढ़ लो पहले। ठीक है कसक बेटा। इसका आंसर होगा सी, एम्पलीफायर एंड स्विच बोथ। स्विच की तरह भी काम करता है और एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। नॉर्मल सर्किट्स में इसको स्विच की तरह से ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल सर्किट्स होते हैं उनमें ये स्विच की तरह से ज्यादा यूज होता है। एम्पलीफायर की तरह से ये केवल साउंड सिस्टम्स, बाकी जगह पे जहां भी स्पीकर लगे होंगे वहां पे ही एम्पलीफायर की तरह लगा हुआ होगा। ठीक है, चलो थोड़े से न्यूमेरिकल्स है, छोटे छोटे से, कॉपी पेन लेके बैठो। 5-6 न्यूमेरिकल्स है, उनको जल्दी जल्दी से देखिए। इतनी जल्दी निकाल भी लिया? क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया तुम लोग। थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठो बेटा। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? आई इक्वल टू 12 मिली एम्पियर, बीटा इक्वल टू 49। निकालना क्या है? आई सी। ठीक, तो पहले तो रिलेशन देख लेते हैं। आई ई इक्वल टू क्या होता है? आई सी प्लस आई बी। सो आई इक्वल टू आई सी की जगह पे क्या आ जाएगा? बीटा आई बी। अब यहाँ पे आपके पास आई सी बी ओ आई सी ई ओ का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो उनको हम लोग जीरो मान के चलेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये इसलिए मैंने इसको सीधे सीधे बीटा आई बी लिख दी, प्लस आई बी। सो आई ई इक्वल टू, बीटा कॉमन आ गया यहाँ से, सॉरी आई बी कॉमन आ गया, बीटा प्लस 1। ठीक है, क्लियर? यहाँ से आई बी की वैल्यू निकाल लो। आई बी इक्वल टू आई ई ओवर बीटा प्लस 1। ठीक है, अभी हमें करना क्या है? बीटा इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। तो यहाँ से आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा आई बी, और आई बी की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 आई ई इक्वल टू हो गया 49/50 इंटू 12 मिली एम्पियर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 11.76। ए कैसे आया था? 10.8 कैसे आया?
थोड़ा आइडिया दो मुझे, हो सकता है मैंने गलती की हुई। 10.8 किस तरह से आया आप लोगों का? हम्म। बोलो प्रियांशु। कैलकुलेशन मिस्टेक? अल्फा? अल्फा का क्या करोगे निकाल के? कैलकुलेशन में समझाने जैसा क्या है? आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये तो क्लियर है। अनुभव? आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। आई सी की जगह पे मैंने लिख दिया बीटा आई बी। यहाँ से आई बी कॉमन आ गया, बचा क्या? बीटा प्लस वन। ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, आई बी का वैल्यू निकाल दिया। आई बी इक्वल टू आई ई अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक, अब बीटा का डेफिनेशन हमको पता है। बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। सो यहाँ से आई सी क्या आ जाएगा? बीटा आई बी। ठीक है। बीटा अपॉन बीटा प्लस वन आई ई। आई बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। बीटा दे रखा है आपको 49, बीटा प्लस वन हो गया 50 इंटू 12। सही है ना? किसी को गलत तो नहीं लग रहा है ये? अगर गलत लग रहा हो तो बता दो, मैं चेक कर लूंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यही होगा? कैसे होगा बेटा, बताओ तो सही। मैं ये मना थोड़ी कर रहा हूँ कि ए नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा हिंट तो दो, कैसे होगा? आगे कहाँ? ये 49/50 को? 49/50 इंटू 12 की जगह पे 10.8 आएगा। बी आ रहा है बेटा, 11.76 ईयर। चलो बाद में देख लेना इसको, अगर लग रहा है गलत तो चेक करना, अगर कुछ नहीं लगता है तो बताना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वही यूज करना है, आई सी ई ओ इक्वल टू बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। ठीक। आई सी बी ओ दे रखा है, आई सी ई ओ दे रखा है, बीटा निकालना है। आई बी का यहाँ पे कोई काम नहीं। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है बेटा स्क्रीन शो, मेरे डिवाइस पे तो हो रही है।
चलो इसका आंसर हो जाएगा 79। कैसे होगा? ICEO इक्वल टू 0.4 बीटा प्लस 1, इधर आ गया 5 माइक्रो, माइक्रो है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रो में। ये हो जाएगा 400 माइक्रो, तो ये है 5 माइक्रो। ठीक, ये हो गया 80, तो बीटा इक्वल टू आ गया 80 माइनस 79। ठीक है, 0.4 मिली एम्पियर को मैंने लिख दिया है 400 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अल्फा दिया है 0.98, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट ICBO इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर तो ज्यादा ही, एंड द बेस करंट इज IB इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो पूछ रहा है I इक्वल्स टू वन। निकालो। हो रहा है या नहीं? क्या हो गया, आंसर ही आना बंद हो गए? फंस गए क्या? चलो भी वेट कर रहे हैं। चलो जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मैं कर देता हूँ, बाकी जो लोग कॉपी भी कर रहे हैं वो लोग करते रहो। IE इक्वल टू IC प्लस IB। अब यहाँ पे ICBO दिया हुआ है। ठीक है, तो हम माइनॉरिटी करंट को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, तो IE इक्वल टू IC मेजोरिटी प्लस ICBO प्लस IB। ठीक है, IC मेजोरिटी और IE इनमें क्या रिलेशन होता है?
IC majority is alpha I, क्लियर है, प्लस ICBO प्लस IP। ये मैंने निकाल के दिखाया आपको क्लास में, ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि याद होना मैं नहीं मानता कि याद होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, अल्फा इक्वल टू होता है IC ओवर IP, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे थे हम IE इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO प्लस IB, ठीक है। तो यहाँ से IE इधर कॉमन ले लो, माइनस अल्फा, इधर हो गया ICBO, इधर हो गया IB। तो IE इक्वल टू ICBO प्लस IB ओवर 1 माइनस अल्फा। 1/1 माइनस अल्फा को हम क्या लिख देते हैं, बीटा प्लस 1, ठीक है। तो रिलेशन आपका निकल के क्या आ गया, रिलेशन में आपको केवल वैल्यूज पुट करनी, एक सेकंड ना, हैंग कर रहा है। IE इक्वल टू ICBO कितना दिया है, 4 मिली एम्पियर, ठीक है। ये मिली एम्पियर में दिया है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा माइक्रो में, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4000, ठीक है। 4000 माइक्रो हो गया, प्लस 50 माइक्रो इंटू बीटा प्लस 1। बीटा प्लस 1 हमें पता नहीं है, अल्फा पता है, तो अल्फा के टर्म्स में रखते हैं, 1/1 माइनस अल्फा वाले से कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 0.98, ठीक है। 4050 डिवाइडेड बाई 0.02 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पे आ गए, 2 हटाया तो 2, एक दो तीन चार, बी ही आना चाहिए इसका, मेरे ख्याल से और तो कोई दिख नहीं रहा।
हाँ, अभिनव अल्फा की दी है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अल्फा के टर्म्स में रखते हैं इसको, बीटा तक जाने की जरूरत नहीं। अल्फा से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सीबी कंफिगरेशन यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। सही है, ये सारे सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कम नोट सारे सही हैं। और इनमें से ये थर्ड वाला जो है, ये इस बार सीजीटी में आया है। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं। सीजीटी में आया था कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कौन सा कंफिगरेशन यूज होता है। सीसी कंफिगरेशन क्यों यूज होगा? क्योंकि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस इज लो। ठीक है, और जो हमारे साउंड सिस्टम्स होते हैं उनका इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, तो इम्पीडेंस मैचिंग अच्छे से हो जाती है। ये प्रॉब्लम हमने कहाँ पे डिस्कस की है? आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, है ना। वहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम इसीलिए तो आती है क्योंकि उसका आउटपुट इम्पीडेंस ज्यादा होता है और साउंड सिस्टम का इनपुट इम्पीडेंस कम होता है। ठीक है, चलो। बहुत ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखने में लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन उतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं। केवल इसमें आपको डीसी इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक, और केवीएल लगा देना है। इसके आप डीसी इक्विवेलेंट बनाइए, मैं डीसी इक्विवेलेंट बना के देता हूँ, फिर आप केवीएल लगा के इसका आंसर निकालना। आंसर है इसका ए। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करोगे। पहले आपको निकालना पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप इस पॉइंट पे अक्रॉस R2। वो कैसे निकालोगे? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केवीएल लगाओ। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछता है
लोड लाइन के जो टर्मिनल्स हैं आपके, सैचुरेशन करंट और यहाँ पे वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, ये चीजें पूछी जा रही है। लैपटॉप लोड लाइन के जो टर्मिनल्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये है आईसी सैचुरेशन और ये है वीसीसी। तो ये तो क्लियरली 15 वोल्ट हो जाएगा, ये तो 15 वोल्ट होना ही होना है, क्योंकि वीसीसी आपका कितना है, वीसीसी 15 वोल्ट है, लेकिन 15 वोल्ट तो सारे में ही दिया हुआ है ना। तो आपको निकालना क्या है, केवल आईसी सैचुरेशन। उसके लिए आपको ये इनपुट साइड वाले में केवीएल लगाना रहेगा, आउटपुट वाले में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन में मैंने दिया है क्यू पॉइंट निकालने के लिए। तो क्यू पॉइंट निकलेगा इस तरह से, लोड लाइन जहाँ पे तो कट करती है, ये हो जाएगा क्यू पॉइंट। तो इस क्यू पॉइंट के लिए बीसीई और आईसी, ये जो आईसी है, आईसी क्यू, अब लैपटॉप एकदम मना कर रहा है पढ़ाने, जितना तक मुश्किल पड़ गया। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं जस्ट आपको बना कर दिखा देता हूँ। ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है, ये है आई सी क्यू, और ये है, यार मनमर्जी कर रहा है ये लैपटॉप। ये है वी सी ई क्यू। ठीक है, इसको आप ट्राई करना निकालने। इनको निकालने के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, इनपुट साइड की भी और आउटपुट साइड की। ठीक है ना, चलो इसको ट्राई करना, बाद में मैं इसको लिख के भेज दूंगा आपको, किसी पीडीएफ के ऊपर मैं सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा। इसका आंसर दे देते हैं। आंसर इसका है शायद फर्स्ट वाला है जहाँ तक मुझे ध्यान है। ठीक है, आंसर इसका ए है। बेटा पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे नहीं ना, पेपर में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी पिछले वाले हमने किए थे। ये तो ट्रांजिस्टर का सबसे लंबा न्यूमेरिकल पॉसिबल है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं मिले, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। इसको करने से आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन करने का पर्पस ये होता है कि उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है,
प्रियांशु क्या कह रहे थे? 49 रिपीट कर दें? 49 में बेटा आपको ये निकालना है ना, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज, सैचुरेशन करंट और वीसीसी। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर चाहो तो अभी निकाल के दिखा देता हूँ। इधर केवीएल लगाओ आउटपुट में, ये क्या हो जाएगा? 15 इक्वल टू IC RC प्लस RE। बेटा लैपटॉप साफ नहीं दे रहा। IC RC प्लस RE, क्योंकि IC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज्यूम क्या किया है, IC इक्वल टू IE। ठीक, ये मैं आउटपुट साइड में लगा रहा हूँ। प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा VC। ठीक, ये इक्वेशन आपको मिल गई। इस इक्वेशन से आपको दो पार्ट्स निकालने हैं। फर्स्ट, व्हेन VCE इक्वल टू 0, इस केस में क्या निकलेगा? IC सैचुरेशन। ठीक है, तो IC सैचुरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 अपॉन RC प्लस RE। RC इज इक्वल टू 1, RE इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, सॉरी मेगा ओम्स, सॉरी किलो ओम्स। यहाँ पे 10 टू पावर 3 है, ये ऊपर जाके 10 टू पावर माइनस 3 बन गया, तो यहाँ से आ गया 5 मिली एम्पियर। क्लियर? समझ आ गया? और इसी में आप जब IC इक्वल टू 0 रखोगे, इस सेम इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है, इस इक्वेशन में आप जब IC इक्वल टू 0 रखोगे तो VCE इक्वल टू आ जाएगा 15। मिड टर्म होगा बेटा, मिड टर्म की चिंता मत करो, मैंने 50 बार कह दिया, फिर भी मिड टर्म। और जब आप इनपुट साइड का एनालिसिस करोगे, इनपुट साइड से आपको इस वाले का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करना। मैथ की क्लास का टाइम हो रहा है, फिर इसको मैं आपको सोल्यूशन में भेज दूंगा। चलो कल मिलते हैं। कल हम लोग मैं सोच के बताता हूँ क्या स्टार्ट करें, इसका 8वां यूनिट स्टार्ट करें या फिर थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट है वो स्टार्ट करें। ठीक है, मैं बताऊँ।